हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक आपके सामने कुछ लाइंस हैं। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। ठीक है ना। चाहे आपकी आंखों में कितनी ही नींद हो, यदि आपने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है तो जितना हो सकता है अधिक से अधिक अपने लक्ष्य पर ही काम करो। इसलिए इसने कहा है आंखों में नींद तो बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। क्योंकि जितना टाइम आप अपने सपने को पूरा करने में दे सकते हैं उतना टाइम दीजिए, क्योंकि उसके बाद तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। ठीक है ना। तो ये हैं आपके सामने कुछ लाइंस, इससे आगे चलते हैं अपनी क्लास में। तो स्वागत है अपनी इस केमिस्ट्री क्लास में। और पिछली क्लास में हम आपको मैटर से रिलेटेड कुछ करा के गए थे और उसमें मैंने तुम्हें कंपाउंड वाला कंप्लीट करा दिया था कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो इससे आगे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम मिक्सचर के बारे में। ठीक है ना। आपका जो मिक्सचर होता है उसमें क्या होता है, इसमें आपके दो तरह के सब्सटेंस शामिल होते हैं। ठीक है ना। दो या दो से अधिक सब्सटेंस शामिल होते हैं और किसी भी रेशो में ये आपके कंबाइन रहते हैं, जिसे हम आपका जिसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है ना। ये मिक्सचर भी आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है ना। आपका होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये आपका एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें आपका सब्सटेंस तो दो या दो से अधिक रहेंगे, लेकिन वो कैसे होते हैं, यूनिफॉर्मली होते हैं। जैसे आपके पास मान लो आपने पानी लिया है और उसमें नमक डाल के उसको मिला दिया। जब आप उसका टेस्ट करते हो, सबसे पहले आप माना कि आपने ऊपर से टेस्ट कर लिया, तो उसमें जो स्वाद आएगा आपने उसके बाद उसी को बीच में से टेस्ट कर लिया थोड़ा सा निकाल के, फिर भी वही स्वाद मिलेगा। और आपने फिर उसे बॉटम से थोड़ा सा लेकर के टेस्ट किया, फिर भी आपको वही स्वाद मिलता है। मतलब जहाँ पर आपका यूनिफॉर्म आपका जो प्रभाव हो वो पड़े, होमोजीनियस कहलाता है। ठीक है ना। इसी का अपोजिट होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें आपका यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जैसे आपके पास वीट है और वीट जो गेहूँ होते हैं, मान लो उनमें कंकड़ हैं, स्टोन हैं, तो आप उनको आराम से उनको अलग भी कर सकते हो। क्योंकि इसमें जब हमने नमक और पानी का एग्जांपल लिया था, ठीक है ना, मान लो ये पानी है और इसके जो कुछ कण हैं वो साल्ट वाले हैं, इनका एक घोल बना दिया, हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो हेट्रोजीनियस होता है, मान लो मेरे पास वीट है और स्टोन है, ठीक है ना, ये दोनों मेरे पास हैं, मैं आराम से इन दोनों को अलग भी कर सकता हूँ। ये आपका यूनिफॉर्म इसमें यूनिफॉर्मली नहीं होता है, नॉट यूनिफॉर्मली है। इसलिए आपका ये जो मिक्सचर कहलाता है वो आपका हेट्रोजीनियस कहलाता है। और इसके आगे मैं इनकी डेफिनेशन लिखूंगा आपके सामने, एक बार उनमें से पढ़ के इनको समझेंगे। तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मिक्सचर, ए मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर देन टू सब्सटेंस। मैंने अभी आपको बताया था आपका मिक्सचर क्या होता है, ये आपका दो या दो से अधिक जिसमें सब्सटेंस हों वो आपका मिक्सचर कहलाता है। ठीक है ना। ये कह रहा है एक ऐसा मटेरियल होता है, पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस होते हैं और वो किसी भी रेशो के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उसमें कंबाइन रहते हैं। ठीक है ना। उसी के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं, मिक्सचर। इसके टाइप्स दो होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आपका होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है, ए मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस, एक ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं इफ़ इट्स कंपोजिशन इज़ यूनिफॉर्म, यदि उसका जो कंपोजिशन है वो कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म थ्रू आउट हो। जैसे आपका गैसियस मिक्सचर होता है, गैसों का मिक्सचर क्या कहलाता है आपका,
होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है ना। आपका पेट्रोल हो गया, आपका एल्कोहल और वाटर हो गया, दोनों मिक्स हो जाएंगे, आपका डीजल हो गया। ठीक है ना। इसी में वाटर में आप जरूरत आप सैंड मिला लो। ठीक है ना, कुछ भी मिला सकते हो आप इसमें। इसमें आप मिला लो वाटर प्लस शुगर भी मिला सकते हो। ठीक है ना। आपका डीजल हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। ये किसके एग्जाम्पल हैं? सभी होमोजीनियस मिक्सचर के होते हैं। अगला है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ये आपका यूनिफॉर्म थ्रू आउट नहीं होता है। इसका जो कंपोजिशन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट का होता है, और ये आपका नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट का होता है। जैसे आपका व्हीट और स्टोन हो गया, व्हीट और स्टोन हो गया। अगला है स्मोक, धुआं जो आपका होता है, ये भी किसका उदाहरण होता है? आपका हेट्रोजीनियस का होता है, क्योंकि आपके जो धुआं होता है, स्मोक होता है, उसमें सबसे ज़्यादा किसके एटम पाए जाते हैं? कार्बन एटम पाए जाते हैं। किसके एटम? कार्बन के एटम पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इससे आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। तो आगे देखेंगे हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में कि आपका एटम्स क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ठीक है ना। जो आपका एटम होता है ना, वो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है ना। ये एक आपका सबसे छोटा यूनिट होती है, पार्टिकल होता है किसी भी एक एलिमेंट का। ठीक है ना। विच मे और मे नॉट बी कैपेबल इंडिपेंडेंट, जो आपका इंडिपेंडेंट या आपका जो स्वतंत्र है, मतलब बिल्कुल अकेला रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, वो होता है आपका एटम। ये आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है ना। इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। विच कैन नाइदर बी, आप ये भी लिख सकते हो, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ठीक है ना। आप ये भी लिख सकते हो, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, हम इसके और भी टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वो किसके अंडर में आता है? आपका एटम के अंडर में आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका जो हीलियम है, ये अकेला आ सकता है, फ्री है। आपका आयरन हो गया Fe, ये भी आपका फ्रीली है। आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, विच मे और मे नॉट बी कैपेबल इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र होने का योग्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन यहाँ पर तो ये हो गया, लेकिन जब यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर दो दो एलिमेंट लिए हुए हैं। ऑक्सीजन के लिए 2, नाइट्रोजन के लिए 2 और हाइड्रोजन के लिए भी 2। ठीक है ना। तो इसके लिए तभी तो इसमें लिखा था मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है अकेला और नहीं भी हो सकता। इसके उदाहरण में हाइड्रोजन नाम बोलेगा तो H2 बोलेगा, N2 बोलेगा, ऑक्सीजन के लिए O2 बोलेगा। ठीक है ना। तो ये होता है आपका एटम। आगे बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये आपका मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है आपका 2 या 2 से अधिक एटम के कॉम्बिनेशन को ही हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है ना। आप इसकी लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हो। इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स। क्या कहलाता है? आपका मॉलिक्यूल कहलाता है। एक लाइन में भी आप बोल सकते हो। जैसे आपका HCl हो गया, H2O हो गया और CO2 हो गया। इसमें आपके दो एटम कौन कौन से हैं? इसमें आपका हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है। इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, H लिखा और दूसरे में मैंने लिख दिया Cl। ठीक है ना। इसको इसके साथ जोड़ के लिख दो Cl। ठीक है ना। H2O को भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, जैसे बीच में मैंने O लिख दिया और दोनों तरफ H लगा दिया समझने के लिए, H2O। ठीक है ना। ऐसे ही आप CO2 को समझ सकते हो। कार्बन लिखा और आपका क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया दोनों तरफ। ठीक है ना। तो यही होता है आपका मॉलिक्यूल। इसमें आपके 1 और 2, इसमें भी आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ऐसे ही इसमें CO2 में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। वो क्या कहलाता है? आपका मॉलिक्यूल्स कहलाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि आपका एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था एलिमेंट क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हैं, इनऑर्गेनिक क्या हैं,
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इससे आगे हम बात करेंगे अपनी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। आपकी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, आपकी इंटरनेशनल यूनिट क्या होती हैं, उनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं। आगे आपके सामने दो डेफिनेशन और हैं फिजिकल क्वांटिटी से पहले, उनको देख लेते हैं। पहला है आपका एटोमिसिटी क्या है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हों एक मॉलिक्यूल में, एटोमिसिटी कहलाता है कि आपके एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है ना, आपका एलिमेंट हो सकता है और वो कंपाउंड किसी में से भी हो सकता है। आपके एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं एटोमिसिटी। ठीक है ना। अगला वर्ड है आपका एलोट्रॉप्स। क्या है एलोट्रॉप्स, ये क्या होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, एक आपका कोई भी एलिमेंट हो सकता है उसमें जितने भी उपस्थित होते हैं इन टू और मोर केमिकल सिमिलरी। इसमें आपका एलिमेंट में आपका एक एलिमेंट है उसमें उपस्थित हैं दो या दो से अधिक एलिमेंट। वो क्या होते हैं, केमिकली रूप से सिमिलर होते हैं, लेकिन वो फिजिकली रूप से कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना। जैसे आपका एग्जांपल हो जाए डायमंड। डायमंड आपका एक एलोट्रॉप्स है, आपका ग्रेफाइट भी एक एलोट्रॉप्स है, और आपका जो वुड चारकोल होता है वो भी आपके एलोट्रॉप्स का उदाहरण है, जो कि इम्पोर्टेंट माना जाता है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी। ठीक है ना। अगला है आपका फिजिकल क्वांटिटीज। जब भी बात चलती है फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब होता है किसी की मात्रक, किसी भी चीज़ को मापने का जो तरीका होता है उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है ना। देखो पहले जो टाइम था उसमें हम जो भी चीज़ों को मापा तोला करते थे उसके लिए हम एक यूनिट बना दिया करते थे। ठीक है ना। उसमें ये रहता था कि इस वस्तु को इस चीज़ में, जैसे आप जानते हो आप जो भी सब्ज़ी खरीदने जाते हो उसे आप किलोग्राम के हिसाब से खरीदते हो। ठीक है ना। ये एक यूनिट बना दी गई है कि इतनी यूनिट इतने रुपए की है, तो वही आता है आपका फिजिकल क्वांटिटीज़ के रूप में। ठीक है ना। ऑल दोज क्वांटिटीज़, वो सभी मात्राएं विच वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर साइंटिफिक स्टडीज़, वो सभी मात्राएं जो आती हैं जब भी हम कोई साइंटिफिक स्टडीज़ करते हैं। साइंस में जितनी भी मात्राओं का हम अध्ययन करते हैं वो उन मात्राओं का विच वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर साइंटिफिक स्टडीज, वो सभी मात्राएं आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर में आती हैं। जैसे कोई भी नंबर हो सकता है 10 की यूनिट में, 5 की यूनिट में, 50 की यूनिट में, कोई भी यूनिट हो सकती है। जैसे मैं आपसे कह दूं मीटर, लीटर, ठीक है ना, किलोग्राम, वो क्या होता है यूनिट हो सकती है, जैसे किलोग्राम हो गया। अगला है जैसे मैं आपसे कह दूं नंबर के साथ आपका कोई भी यूनिट आ सकती है, जैसे 7 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। ये सब किसके अंडर में आते हैं, आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ में। ये हमारी वस्तुओं को मापने तोलने के लिए यूज़ की जाने वाली क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है ना। लेकिन जब आगे टाइम बढ़ता है तो मान लो हमारे भारत में चल रहा है लीटर और मीटर के हिसाब से चल रहा था। जब भी हम कोई भी सामान विदेशों से मंगवाते थे तो माप तोल में बड़ी दिक्कत आती थी। ठीक है ना। माप तोल में क्या दिक्कत आती थी, क्योंकि हमारे यहाँ की यूनिट अलग थी और देशों की यूनिट अलग थी। तो इसी चीज़ को सॉल्यूशन करने के लिए, इसी का सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए एक यूनिट बना दी गई और वो उससे कह दिया गया कि आप पूरे इंटरनेशनल सिस्टम की यूनिट हो। मतलब चाहे इंडिया के लोग हों या चाइनीज़ के लोग हों या आपका कोई अमेरिका हो या रूस हो, सभी के लिए एक सेम यूनिट बना दी गई, जिससे कि किसी वस्तु को खरीदते समय कोई भी यूनिट न बदलनी पड़े, न ही उनमें कोई चेंज करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं बने। ये नहीं है कि हम भारत के हिसाब से यूनिट लगाएं या रूस के हिसाब से यूनिट लगाएं। इसके लिए आपकी इंटरनेशनल यूनिट बना दी गई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिनकी संख्या 7 होती है, और उन 7 के आधार पर ही बाकी की जितनी यूनिट होती हैं उनको उन्हीं के आधार पर कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। ठीक है ना। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो आपकी 7 यूनिट कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट। ए यूनिट एक ऐसी यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड लेवल की हो आपकी, रेफरेंस चूजन टू मेजर, जो मापने के लिए यूज़ की जाती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को, एनी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मापने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट ली जाती है वो कहलाता है आपका
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट। ठीक है ना। इनकी जो संख्या होती है वो 7 होती है, और वो 7 कौन सी होती है इनको अभी देखते हैं हम। ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं हमारी वो 7 बेसिक यूनिट कौन सी हैं। तो ऑल अदर यूनिट्स, बाकी के जो भी यूनिट है ना उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन्हीं 7 बेस यूनिट से। तो इसमें देख लेते हैं वो 7 बेस यूनिट कौन सी हैं। इसके लिए आपके सामने एक ट्रिक है, वो कौन सी है, LAL, लाल, M टेट, क्या है, लाल, M टेट। ठीक है ना, लाल M टेट। तो L से हो जाएगा आपका लेंथ, A से हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपके पदार्थ की मात्रा कितनी है। अगले L से हो जाएगा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होती है आपकी तीव्रता, क्या होती है, तीव्रता होती है, लुमिनियस होता है आपका चमकदार। ठीक है ना। M से हो जाता है आपका मास, T से हो जाता है टाइम, E से हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट, और T से हो जाता है दूसरे T से टेम्परेचर। ठीक है ना, बहुत ही ईजी है। लेंथ के लिए आप क्या सिंबल यूज़ करते हो, L। अमाउंट के लिए नंबर ऑफ यूनिट जो आप याद करते हो, कितने मात्रा में पदार्थ है उसके लिए नंबर यूज़ करते हो, उसके लिए N यूज़ करते हो। अगला है लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए IV, क्या यूज़ करते हो, I बेस में V। मास के लिए M यूज़ करते हैं, टाइम के लिए T यूज़ करते हैं, स्मॉल t। अगला है इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप क्या यूज़ करते हो, I। ठीक है ना, सिंबल में। अगला है टेम्परेचर के लिए क्या करते हो आप, T यूज़ करते हो, सिंबल क्या यूज़ करते हो, T से टेम्परेचर। इसकी SI यूनिट क्या होती है, लेंथ की होती है मीटर। ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। ठीक है ना, कितने मोल में है वो आपका। अगला है लुमिनियस इंटेंसिटी की क्या होती है, कैंडला होती है, क्या होती है, कैंडला होती है। मास का जो वजन होता है उसको किलोग्राम में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है, टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो केल्विन होती है। मीटर के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, M। मोल के लिए MOL, कैंडला के लिए CD, किलोग्राम के लिए kg, सेकंड के लिए S, एम्पियर के लिए A, और केल्विन के लिए K। आप जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में K देखते हो तो आप समझो तो केल्विन है, A देखोगे तो एम्पियर है, S है तो सेकंड है, kg है तो किलोग्राम, CD है कैंडला जो कि आपका ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होती है, मोल आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, M से आपका मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है। तो ये थी आपकी 7 बेस यूनिट। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।